देखिए पहले तो इसमें है क्या कि परागकण का अंकुरण तथा परागनलिका में वृद्धि। हम इसके अंतर्गत यही पढ़ेंगे कि परागकणों का अंकुरण किस प्रकार से होता है और परागनलिका में वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। देखिए पहले अभी परागण जो हमने पढ़ा है तो उसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, ऐसा। इस टाइप का, ये उसको थोड़ा बड़ा करके बना दिया हमने। ये थैलेमस भाग होता है। ठीक, और ये क्या है, वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका, और ये अंडाशय। ठीक है, तो ये पुष्पासन है। हम लोग पहले से जानते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर जो है फ्लावर का पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने क्या बताया था कि परागकणों का जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड में क्या होता है कि परागकण जैसे यहाँ पर आ गया, परागकण जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और परागकण जब यहाँ पर आएगा तो ये इस पर इसके आधार से चिपकेगा। चिपकने के लिए भी यहाँ पर कोई पदार्थ होना चाहिए, कोई श्लेष्मिक पदार्थ बिल्कुल होता है। यहाँ पर जो है एक श्लेष्मिक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ये यहाँ पर, जिससे परागकण जो होता है वो यहाँ पर आता है और उससे चिपक जाता है। ठीक है, परागकण जो होगा वो आएगा और इससे क्या होगा, चिपक जाएगा। और जब परागकण यहाँ से चिपक जाएगा फिर ये श्लेष्मिक पदार्थ है, मतलब हल्का तरल चिपचिपा पदार्थ है, तो उससे जो है कुछ मात्रा में जल और ग्लूकोज, कुछ मात्रा में जल और ग्लूकोज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जल और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके भीतर की ओर क्या होता है, परागकण जो होगा वो फूल जाएगा। ठीक है, परागकण जो होगा वो भीतर की ओर फूल जाता है जल तथा ग्लूकोज को अवशोषित करने के बाद। अब अंकुरण छिद्र के माध्यम से, अंकुरण छिद्र के द्वारा जो इसका जीवद्रव्य होता है वो अंतःचोल सहित जो है बाहर आता है, एक नलिका के रूप में वृद्धि करता है, एक नलिका के रूप में वृद्धि करेगा। तो ये यहाँ से ऐसे नलिका बनेगी। ठीक, ये नलिका ऐसे बनती है। ये जो नलिका होती है इसको हम क्या कहते हैं, पराग नलिका। इसको क्या कहेंगे, पराग नलिका। क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो बीजांड है, सॉरी जो है ये अंडाशय भाग है। अंडाशय में यहाँ पर ये बीजांड पाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीजांड का। ये ऐसा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बीजांड का। ठीक, यहाँ जैसे ये बीजांड है और यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन हो, ये जो पॉलन ट्यूब होती है ये आगे की ओर बढ़ती रहती। अच्छा, अब इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक भी डिवाइड हो जाता है उसी समय, जब ये आगे की ओर बढ़ती रहती है नलिका, उसी समय इसमें केंद्रक जो होगा वो डिवाइड हो जाता है। एक तो जनन केंद्रक, एक नलिका केंद्रक। केंद्रक जो होगा एक जनन केंद्रक और एक नलिका केंद्रक के रूप में डिवाइड हो जाता है। ये जैसे यहाँ पर दो केंद्रक हैं तो ये क्या होगा, जनन केंद्रक होगा। क्या होगा, जनन केंद्रक होगा, और ये नलिका केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक जो होगा वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जनन केंद्रक और नलिका केंद्रक। अब फिर ये केंद्रक जो होता है, इस जनन केंद्रक जो होगा ये पीछे की ओर रहेगा, नलिका केंद्रक आगे की ओर, ये आगे जो है वृद्धि कर, सॉरी जो है आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, ये आएगी। अब यहाँ पर ये ऐसे तो जाती है लेकिन ये इसको नीचे जाना चाहिए,
ये ऊपर की ओर कैसे मुड़ जाती है? ऐसा कौन सा यहाँ पर बल लगता है जो ये ऊपर की ओर मुड़ जाती? कौन सा यहाँ पे सेक्शन प्रेशर है? यहाँ पर देखिए, ये सोचने वाली बात होती है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे ये क्या होती है, ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है। ठीक, तो ये ऊपर की ओर जब मुड़ती है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है, जो माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार है, वहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जिससे कीमोट्रोपिक सब्सटेंस सेक्रेट होता रहता है। कौन सा? कीमोट्रोपिक सब्सटेंस सेक्रीट होता रहता है। ये जो कीमोट्रोपिक सब्सटेंस होता है, ये इसको क्या करता है, इस ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये बीजांड द्वार की ओर मुड़ जाती। ठीक, अच्छा, एक चीज़ नॉर्मली जो होता है, जब इनमें ये पॉलन ट्यूब जो होती है बीजांड द्वार के द्वारा ही अंदर प्रवेश करती है। अगर ये बीजांड के यहाँ से ये निभाग या चलेजा जिसे कहते हैं, चलेजा भाग से अगर प्रवेश कर जाए सीधी, तो उस कंडीशन को हम चलेजोगैमी कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? चलेजोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें जो है पॉलन ट्यूब में वृद्धि होती रहती है। पॉलन ट्यूब जो है, अब ये केंद्रक जो होंगे ये कहाँ आ जाएंगे? देखिए, ये जब यहाँ पर नलिका का शीर्ष फटेगा, नलिका का शीर्ष जब यहाँ पर फट जाएगा, नलिका का शीर्ष फट जाएगा, तो ये केंद्रक जो होगा, नलिका केंद्रक, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नलिका केंद्रक जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब नलिका केंद्रक जब नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो जनन केंद्रक है, जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा। जनन केंद्रक में क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के उपरांत इसमें एक केंद्रक से दो जनन केंद्रक या दो नर युग्मक नर जनन केंद्रक बनेंगे। ठीक है, तो दो नर जनन केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक एक जनन केंद्रक था और एक नलिका केंद्रक। नलिका केंद्रक शीर्ष फटते ही ये समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो जनन केंद्रक होगा ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इनमें दो भागों में जब डिवाइड होगा तो दोनों ये क्या होंगे? नर युग्मक। दोनों क्या होंगे? नर युग्मक। ये दोनों नर युग्मक होंगे। ठीक, नर युग्मक। ठीक, अब इसके बाद की प्रोसेस जो होती है, जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो बीजांड होता है, ये हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अगर बड़ा करके बनाया जाए समझने के लिए, तो बीजांड ऐसा होता है। ये इस टाइप से। और फिर बीच में एक संरचना पाई जाती है, इसमें जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं, भ्रूणकोश। ठीक, ये इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसा। 3 कोशिकाएं एक सिरे पर और 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो एक सिरे पर होती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये ऐसा होता है, यहाँ पर 3 सेल्स, यहाँ पर भी 3 सेल्स होती हैं, बीच में एक द्वितीयक केंद्रक होता है, बीच में क्या होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब माना कि ये जैसे ये नलिका है, ये ऐसे आ रही है, यहाँ से ये इस टाइप से आ रही है, ऐसे। ये नलिका इसके अंदर प्रवेश कर रही। ठीक, अब जब ये नलिका इसके अंदर प्रवेश करेगी, इसमें केंद्रक हैं 2। एक तो है, दोनों नर युग्मक का कार्य करेंगे, या हम कह लें दोनों नर जनन केंद्रक हैं, नर जनन केंद्रक। ठीक है, ये प्रवेश करेगा। अब इसमें देखिए, ये केंद्रक जो होता है, ये नलिका के माध्यम से ये अंदर तो जाएगी, ये नलिका सीधे जो है ये केंद्रक को इस कोशिका में रिलीज करेगी, डायरेक्ट अंड कोशिका में नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, अब अंदर वाली भी हम कोशिकाएं देख लें कौन कौन सी है। तो ये जो होती है मध्य में, इसे हम कहते हैं अंड कोशिका, अंड
कोशिका, और ये जो पास वाली 2 कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। ठीक, ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, और ये बीच में द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, और ये प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक, ये प्रतिमुख कोशिकाएं होंगी। ये जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं और ये द्वितीय केंद्रक है और ये अंड कोशिका और ये सहायक कोशिका, ये नर केंद्रक जो होगा ये वाला, ये जा करके ये पहले अंड कोशिका से फ्यूज होगा, इस वाली कोशिका से अंड कोशिका से फ्यूज होगा। तो इसमें कैसे क्या क्या कौन सी प्रोसेस होगी, क्या बनेगा? देखिए, जब ये अंड कोशिका से जा करके फ्यूज होगा तो इसमें देखते हैं कि एक नर केंद्रक या नर युग्मक, नर युग्मक, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? n है, हैप्लॉइड है, अगुणित है। ठीक है, और अंड कोशिका, अंड कोशिका, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? हैप्लॉइड है। इसके बाद बनेगा क्या? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनता है, और जाइगोट ये जो होती है दुगड़ी संरचना है, 2n स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन है क्या? द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स टू ईच अदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मीन्स निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये संरचना बनती है जाइगोट, या इसे हम युग्मनज कहते हैं हिंदी में, और ये संरचना जो होती है द्विगुणित होती। कैसी होगी? द्विगुणित होती। फिर इसका तो काम हो गया, ये जाकर के इससे फर्टिलाइज हो गया, अभी ये बाकी रहता है। ठीक है, तो दूसरा जो नर केंद्रक होगा, नर युग्मक होगा, दूसरा नर युग्मक जो होगा ये फ्यूज होगा किससे? द्वितीय केंद्रक से। किससे? द्वितीयक केंद्रक से, द्वितीय केंद्रक से फ्यूज हो जाएगा। और फिर बनेगा क्या? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या इसको हम शॉर्ट में पेन कहते हैं। ठीक, पेन का फुल फॉर्म मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये संरचनाएं देखिए। अब यहां पर निषेचन 2 बार हो रहा है। निषेचन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। एक तो नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जो है फर्टिलाइज हो रहा है तो जाइगोट बनता है, ये सत्य निषेचन है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी सत्य निषेचन। ठीक, सत्य निषेचन। और दूसरा नर युग्मक जो था वो द्वितीय केंद्रक के साथ फर्टिलाइज हो रहा है। देखिए, नर युग्मक ये हैप्लॉइड नंबर है, ये जो है डिप्लॉइड नंबर था। ठीक है, 2 केंद्रक हैं तो ये डिप्लॉइड नंबर हो जाएगी, क्रोमोसोम डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, या हम कह लें द्विगुणित संरचना है। ठीक, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और ये हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जब मिलेंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड मिले थे तो डिप्लॉइड बनी थी। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अगर मिलेंगे तो ये यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। ट्रिक, या हम कह लें कि जो है ट्रिपल या ट्रिप्लॉइड, ऐसे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक, इस क्रिया को देखिए, यहां पर निषेचन जो है 2 बार हो रहा है। निषेचन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। एक तो सत्य निषेचन और दूसरे को हम क्या स्यूडो फर्टिलाइजेशन या असत्य निषेचन कहते हैं। अच्छा, इसको सत्य निषेचन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद फिर क्या बनेगा?
भ्रूण और भ्रूण के बाद फिर बीज बनेगा, मतलब फल बनेगा, फल में बीज होगा, ठीक है, उससे एक नया पौधा तैयार होगा। तो ये सत्य निषेचन है। इसमें नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक आपस में फर्टिलाइज फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बनता क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इससे कोई जाइगोट नहीं बनेगा जिससे कोई बीज बने और नए पौधे का निर्माण हो। इससे सिर्फ क्या हो सकता है कि ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेगा, एक ऐसा केंद्रक जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और इस प्रकार का जो निषेचन होता है वो असत्य निषेचन कहलाता है। इसमें निषेचन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, ठीक है, या द्विनिषेचन, द्विनिषेचन, ठीक है। इनमें केंद्रक एक फ्यूज हो रहा है, मतलब एक फ्यूज होकर के 2 केंद्रक बन रहे हैं, ठीक है, ये डबल फिजन है। बट इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फिजन, त्रिक संलयन। क्या कहेंगे, त्रिक संलयन, ठीक।